Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम, जिसका हिंदी होता है प्रतिरक्षा प्रणाली। दोस्तों इसके पढ़ने का पीछे रीज़न ये है कि मैं सोच रहा था कि वैक्सीन के ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन वैक्सीन को पढ़ते हुए समझते हुए मुझे ये लगा कि जब तक हम इम्यून सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे तब तक वैक्सीन को समझना आसान नहीं होगा, और जब हम इम्यून सिस्टम को समझ जाएंगे तो वैक्सीन को हम बहुत ही आसानी तरीके से हम समझ जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आज पहले हम इम्यून सिस्टम पढ़ लेते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे अंदर होती है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम। दोस्तों इम्यून सिस्टम क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी में एक होता है इम्यून सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है खाना को हजम करना, डाइजेस्ट करना। उसी तरह से इम्यून सिस्टम का एक काम है कि वो हमारी बॉडी की आर्मी की तरह काम करती है, और जैसे ही कोई हानिकारक कण पदार्थ जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हमें बीमार करने की कोशिश करता है, उसको मार गिराता है इम्यून सिस्टम और बॉडी को स्वस्थ रखता है। ये बेसिकली काम होता है इम्यून सिस्टम का। एक तरह की आर्मी होती है बॉडी को, जो हमारी प्रोटेक्शन करती है, हमें स्वस्थ बनाए रखने में काम करती है। ये होता है इम्यून सिस्टम। दोस्तों इम्यून सिस्टम को बेसिकली हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है वेरियर इम्यूनिटी, दूसरा होता है इनेट इम्यूनिटी, और तीसरा होता है एडप्टिव इम्यूनिटी। एडप्टिव का मतलब आपको समझ आ रहा है कि ये ऑलरेडी होता नहीं है हमारी बॉडी में, ये एडॉप्ट किया जाता है। उसका प्रोसेस क्या होता है वो हम समझेंगे। इनेट का मीनिंग होता है, हिंदी होता है जन्मजात, यानी कि ये मतलब बचपन से हमारे बॉडी में होता है। अब आइए एक एक करके थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। देखिए दोस्तों, बैरियर इम्यूनिटी जो है उसका मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है स्किन और म्यूकस लेयर। स्किन तो आप समझते हैं जो बॉडी में हमारी पूरी ऊपर से कवर है, और म्यूकस लेयर वो है जहाँ पे स्किन नहीं होती वहाँ पे म्यूकस लेयर होती है। जैसे मैं कहता हूँ ये आँख के अंदर जो देख रहे हैं लाल लाल सा, ये म्यूकस लेयर है। और ये करते क्या है, ये कैसे प्रोटेक्शन देता है हमें, तो ये स्किन और म्यूकस लेयर कैसे देता है, एक तो फिजिकली प्रोटेक्शन देता है, फिजिकल बैरियर के काम करते हैं ये, क्योंकि कोई भी चीज़ गिरे तो पहला स्किन पे आता है, स्किन हमें बचाता है ताकि अंदर एक ही बार चोट ना चला जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये पहला होता है फिजिकल बैरियर का काम करता है। दूसरा आता है केमिकल बैरियर। केमिकल का मतलब कोई भी केमिकल जो हमारी बॉडी और के अंदर जाके हम कोई इन्फेक्शन कर सकता है, तो स्किन हमें उससे ही बचाता है, स्किन हमें उससे बचाता है। और तीसरा होता है बायोलॉजिकल बैरियर। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उससे भी हमारी स्किन जो है उसको रोकता है, या म्यूकस लेयर हमें रोकता है, उसको अंदर जाने नहीं देता, और वो इन्फेक्शन से हमें बचाता है। तो ये हो गया बैरियर इम्यूनिटी। ये तो आसान है, स्किन और म्यूकस लेयर फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली, ये 3 तरह से प्रोटेक्शन हमें देते हैं। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने वाली बात है। ये क्या है दोस्तों, इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब होता है दोस्तों जन्मजात, यानी ये जो इम्यूनिटी होती है, ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, ये बचपन से होती है, और खासकर 5 वर्ष के से नीचे के जो बच्चे होते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें काफ़ी एक्टिव होती है ये, क्योंकि एडप्टिव इम्यूनिटी उनमें नहीं हो पाती, डेवलप नहीं हो पाती। देखिए दोस्तों, इनेट इम्यूनिटी को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है सेलुलर, एक होता है ह्यूमरल। सेलुलर का मतलब होता है कोशिकीय, यानी इसमें कोशिकीय होते हैं, कोशिका होते हैं, सेल। कोई भी जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो छोटी छोटी, सबसे छोटी इकाई से बनी हुई है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। उसी तरह से इम्यूनिटी भी हमारी कोशिका की बनी होती है और कुछ प्रोटीन का बना होता है। तो सेलुलर और ह्यूमरल, ह्यूमरल के अंदर कुछ प्रोटीन और सेलुलर के अंदर क्या होता है, कुछ कोशिका होता है, जिसे न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर, माइक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल। अब देखिए, ये जो सेल पाए जाते हैं जितने भी, तो ब्लड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक तो होता है आरबीसी और एक होता है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी तो हम बेसिकली हम देखते हैं हमारी ब्लड में दिखाई देती है, रेड होती है, वो होमोग्लोबिन की वजह से उनकी कलर रेड होता है। और डब्ल्यूबीसी काफ़ी कम मात्रा में होता है, और जो डब्ल्यूबीसी के अंदर ही ये जितने भी हमारे इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं जो आर्मी का काम करते हैं बॉडी को बचाने के लिए, वो डब्ल्यूबीसी के अंदर पाए जाते हैं, और ये बहुत कम मात्रा में होता है जो डब्ल्यूबीसी होता है। और आरबीसी ज़्यादा इसलिए होता है, काफ़ी क्वांटिटी में इसलिए होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी में
तक पहुंचाता है, इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो बस एक बात मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि WBC के अंदर ही इम्यूनिटी सिस्टम के जितने भी सेल होते हैं वो काम करते हैं, यानी WBC हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक इम्पॉर्टेंट ब्लड है जिसे WBC कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये जो सेलुलर हैं, सेल हैं, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर, माइक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल, ये क्या करते हैं, ये जैसे ही कोई भी मान लीजिए बैरियर इम्यूनिटी के, तो फिजिकल तो हमें ये रक्षा करती है बैरियर इम्यूनिटी, लेकिन बाई चांस किसी भी तरह से अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है, उसके बाद जो हमारी आर्मी काम करती है वो होती है ये इनेट इम्यूनिटी, वो उस पर अटैक करती है। कैसे? मान लीजिए कोरोना केस में वायरस अंदर चला जाता है, तो होता क्या है कि जो न्यूट्रोफिल होता है, मान लीजिए ये वायरस है, ये न्यूट्रोफिल जो नेचुरल किलर है, नेचुरल किलर देख रहे हैं यानी स्वाभाविक है, किलर है, ये मारता है। ये क्या करता है, इस वायरस को मारता है। मान लीजिए ये न्यूट्रोफिल या नेचुरल किलर, ये क्या करते हैं, इसको वायरस को क्या करते हैं, ये मार देते हैं। लेकिन होता क्या है कि वायरस कई बार बहुत जल्दी ग्रो करता है और यहाँ इनसे ये संभलता नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा फैलने लगता है। तब क्या होता है कि ये माइक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल ये भी इसको खाते हैं, और ये खाते ही नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी वायरस है और ये जो माइक्रोफाज है ये इसको किल करता है, इसको खाता है। जब खाता है ना तो क्या करता है, खाने के बाद एक अपने शरीर बॉडी के ऊपर ऐसे शो कर देता है, ऐसे दिखा देता है कि हाँ ये सेल, ये जो वायरस है, इस तरह का वायरस हमारे बॉडी में आ चुका है। कहने का मतलब डेंड्राइटिक सेल भी यही करता है कि पहले वायरस को खा लेता है और खाने के बाद उसके कुछ पार्ट को लेके, उस कुछ प्रोटीन को लेके यहाँ पे शो करता है। शो किस लिए करता है? ताकि एडप्टिव इम्यूनिटी को ये पता चल जाए कि हमारे अंदर ये वायरस आ चुका है और ये काफ़ी जल्दी से ग्रो कर रहा है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये यहाँ पे शो करता है, ये जो टी सेल है ये एक्टिवेट होता है। मान लीजिए टी सेल है, ध्यान रखिएगा, टी हेल्पर सेल का काम करता है, इसे TH हेल्पर सेल कहते हैं। ये टी हेल्पर सेल क्या करता है, जैसे ये माइक्रोफाज है, इसको केमिकल के द्वारा इसको बताता है कि हाँ ये वायरस हमें यहाँ पे हमारी बॉडी में अफेक्ट कर चुका है, आ चुका है। फिर ये क्या करता है, ये भी इसको बताता है कि हाँ मुझे पता चल गया। फिर ये माइक्रोफाज और ज़्यादा यहाँ से केमिकल के थ्रू इसको बताता है और टी सेल, टी हेल्पर सेल है, काफ़ी मात्रा में डेवलप हो जाता है और कॉन्वर्सेशन होने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो टी हेल्पर सेल होता है ये बी सेल को केमिकल के थ्रू बताता है कि हाँ ये चीज़ है जो हमारे बॉडी में आ चुका है। टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करता है और बी सेल क्या होता है कि अपनी संरचना को बदलते हुए क्या करता है, ये प्लाज्मा सेल में बदल जाता है। प्लाज्मा सेल का मतलब ये किस में बदल जाता है, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा में बदल जाता है। और ये प्लाज्मा के अंदर ढेर सारी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। जो ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या होती है, एक तरह की प्रोटीन होती है, तो ये एंटीबॉडी डेवलप कर देता है और यही एंटीबॉडी क्या करता है, इस वायरस को किल कर देता है। और ध्यान रखिए ये जो एंटीबॉडी बनाता है, प्लाज्मा जो एंटीबॉडी बनाता है ये स्पेसिफिक बनाता है, मतलब कि इसी जो वायरस आया हुआ है, ये जो वायरस आया हुआ है वो इसको मारने के लिए ही एंटीबॉडी बनाता है प्लाज्मा सेल। और ये एंटीबॉडी क्या होता है, जैसे मैंने कहा है कि ये स्पेसिफिक होता है और ये पहले से नहीं होता, एडप्टिव होता है। यानी ये जब पहले न्यूट्रोफिल, NK सेल, माइक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल ये वायरस को खाते हैं, उसके बाद माइक्रोफाज या डेंड्राइटिक सेल शो करते हैं कि हाँ ये वायरस आ गया है। उसके बाद टी सेल, जिसे टी हेल्पर सेल कहते हैं, टी सेल एक्टिवेट होता है और उसके बाद बी सेल को बताता है और बी सेल अपने आप को बदलता है और प्लाज्मा सेल जिसे कहते हैं, प्लाज्मा सेल में वो डेवलप होता है, अपने आप को बहुत बड़ा करता है। और ये प्लाज्मा सेल के अंदर एंटीबॉडी जो होती हैं वो क्या करती हैं, इस वायरस को किल कर देती हैं। और ये स्पेसिफिक होने का मतलब है ये स्पेसिफिक इसी वायरस के लिए बना हुआ है जो इसको किल कर ही देगा। और एंटीबॉडी एक तरह की ये जो क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ये पूरा दोस्तों प्रोसेस होता है। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये बी सेल के अंदर जो होता है ना, कुछ बी सेल होते हैं मेमोरी सेल जिसको कहते हैं, ये जो बी सेल होते हैं ये बी सेल कुछ को मेमोरी सेल की तरह काम करते हैं। मेमोरी सेल के अंदर भी ये बी सेल काम करते हैं। अब ये मेमोरी सेल के अंदर क्यों काम करते हैं, ताकि जैसे ही ये वायरस दूसरा बार अटैक करे तो ये मेमोरी में अपना बैठाए रखते हैं कि हाँ ऑलरेडी इनका ये वायरस जो है हमें अपनी बॉडी में अफेक्ट कर चुका है, दोबारा आया हुआ है। तो दोबारा से फिर ये प्रोसेस क्या होता है और फिर बी सेल क्या करता है, प्लाज्मा सेल में बदल जाता है और एंटीबॉडी तैयार करता है और बहुत जल्दी इसको किल कर देता है। जब दूसरी बार ये प्रोसेस होता है, जब दूसरी बार कोई वायरस या बैक्टीरिया आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, तो ये पूरी प्रोसेस इतनी तेज होती है
कि ये वायरस उतना जल्दी ग्रो नहीं कर पाता और इनिशियल स्टेज में ही आपकी बॉडी इसको ख़त्म कर देती है। बेसिकली मतलब होता है इम्यून सिस्टम का कि मेन जो आपकी बॉडी होती है वो होता है एडप्टिव इम्यूनिटी, और एडप्टिव इम्यूनिटी का मेन काम होता है एंटीबॉडी तैयार करना उस स्पेसिफिक वायरस को लेके जो आपकी बॉडी में आया हुआ है। और ये एंटीबॉडी क्या करता है, ये एंटीजन को मार देता है, जो आपके अंदर पैथोजन आया हुआ है उसको किल कर देता है और बॉडी स्वस्थ हो जाती है। ये था दोस्तों पूरा हमारा इम्यून सिस्टम। टी सेल, बी सेल का हेल्पर काम होता है। बी सेल क्या करता है, अपने आप को बदल लेता है, इसमें एंटीबॉडी तैयार करता है और एंटीबॉडी उसको मार देता है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा आज का क्लास इम्यून सिस्टम का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लाज्मा बना हुआ है ना, प्लाज्मा में जो ये बी सेल कन्वर्ट हुआ है, इसी प्लाज्मा को डोनेट करने की बात चल रही है, ताकि जैसे ही कोई क्रिटिकल कंडीशन में रोगी होता है तो उसको डायरेक्ट ये प्लाज्मा जो इसमें एंटीबॉडी होती है, ये प्लाज्मा जो रिकवर हो चुके हैं उनसे निकाल के और जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको दिया जाता है, ताकि इनकी एंटीबॉडी, उनकी जो अंदर बैक्टीरिया है, वायरस जो घुसा हुआ है कोरोना, उसको किल करके उनको स्वस्थ बनाए। लेकिन ध्यान रखिए ये इतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशन में ये काम जरूर करता है, इसलिए ये प्लाज्मा सेल को डोनेट करने की बात कही जा रही है। दोस्तों मेन काम होता है, मेन ध्यान रखिएगा, इनेट इम्यूनिटी के बाद होता है एडप्टिव इम्यूनिटी। एडप्टिव इम्यूनिटी पहले से नहीं होती है, कोई जो वायरस आता है तो इनेट इम्यूनिटी उसको बताती है टी सेल को, टी सेल फिर बी सेल को बताता है, बी सेल प्लाज्मा सेल को बताता है और फिर एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी प्रोसेस जो है इम्यून सिस्टम का वो समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन क्या काम करता है तो ध्यान रखिए, मैं अगर पहले बता दूं थोड़ा सा, तो वैक्सीन का काम होता है कि जिसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी नहीं बन पा रही है उसको एंटीबॉडी डेवलप करना होता है। जैसे कि हम कोरोना के केस में देख रहे हैं कि बहुत लोग रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग की मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु इसलिए होती है, और ख़ासकर उनकी बताया जा रहा है कि जिनके एज 50 के ऊपर है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो पूरा प्रोसेस इसमें कर नहीं पाते। और जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक वो वायरस काफ़ी ग्रो कर चुका होता है और एडप्टिव इम्यूनिटी उनमें डेवलप नहीं हो पाती, यानी एंटीबॉडी उनमें डेवलप नहीं हो पाता, और जो वायरस है वो उनको अंततः किल कर देता है। तो एंटीबॉडी जो वैक्सीन होता है उसका मेन काम होता है एंटीबॉडी को डेवलप करना। इसको विस्तृत में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और साथ में लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।